नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा राहुल गांधी के बारे में। बात होगी राहुल गांधी के द्वारा लिए गए एक ऐतिहासिक और काफी साहसिक फैसले के बारे में। और यह फैसला मुझे लगता है कि राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन में प्रतिदिन राहुल गांधी फैसले लेते हैं। सबसे बड़ी पार्टी, सबसे सर्वोच्च, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता है राहुल गांधी। फैसले प्रतिदिन लेने होते हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिसकी छाप इतिहास में अमिट होती है। तो राहुल गांधी के दूसरे फैसले के बारे में हम बात करें, जो कि बिहार का जिस दिन विधानसभा चुनाव का परिणाम आ रहा था उस दिन लिया गया। उससे पहले ये फैसले कितने साहसिक हो सकते हैं को समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी का पहला फैसला कौन सा था जिसकी छाप भारत के राजनीतिक इतिहास में अमिट रहेगा। उसका उदाहरण कांग्रेस और कांग्रेस के विरोधी भी लगातार अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करते रहेंगे। तो पहला फैसला था वर्ष 2013 का जुलाई का, जब सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह व्यक्ति, कोई भी विधायक या सांसद जिसे अदालत ने दोषी ठहराया है और 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हुई है, उसकी संसद से या विधानसभा से सदस्यता के लिए वह अयोग्य घोषित होगा। लेकिन हुआ था क्या? उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने उस फैसले के खिलाफ एक अध्यादेश लेकर आई, जिसका कि न केवल भारतीय जनता पार्टी उन दिनों विपक्ष में थी, बल्कि वामपंथी दल भी देश के ने पुरजोर विरोध किया था। कहा जाता है कि उस फैसले का मनमोहन सिंह के द्वारा वो अध्यादेश लाने का एक खास मकसद था कि जिससे कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में होने वाली सजा के बाद उनकी सदस्यता को बचाया जा सके। लेकिन सरकार तो ले आई ऑर्डिनेंस, मनमोहन सिंह ले आए, लाने के बाद वो चले गए विदेश दौरे पर। राहुल गांधी को जब जानकारी मिलती है इस बात की, तो राहुल गांधी उस ऑर्डिनेंस को पब्लिकली फाड़ते हैं और कहते हैं व्हाट अ रबिश। उस दिन भले ही राहुल गांधी के सहयोगी नाराज हुए होंगे, माना गया कि लालू यादव आज चुनावी राजनीति से बाहर हैं, उसके पीछे वही ऑर्डिनेंस राहुल गांधी का वह कदम था जिसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार को वह कदम वापस लेना पड़ा। कहा तो यह भी जाता है कि मनमोहन सिंह इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन उनके निकट के लोगों ने उनको इस्तीफा देने से रोक दिया था। वो फैसला इतिहास में अपना स्थान दर्ज करा चुका है कि कैसे चुनावी जीत हार अलग विषय होता है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो आम राजनेता नहीं ले सकता, कुछ विशेष प्रकार के लोग ही लिया करते हैं। अब मैं आता हूं दूसरे फैसले पर। बिहार में चुनाव में जब परिणाम आ रहा था, कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही थी। मात्र पिछले बार की तुलना में भी सीटें घट रही थी। पिछले बार 19 विधानसभा सीटें कांग्रेस जीती थी, इस बार मात्र 6 विधायक उसके जीत कर आए। और उस दिन राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि महाराष्ट्र में होने वाले लोकल बॉडीज इलेक्शन और विशेषकर जो मुंबई महानगर पालिका है बीएमसी, उसमें वो गठबंधन नहीं करेगी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ और शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ। कई जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, विशेषकर कांग्रेस की पैरवी करने वाले लोगों को लगेगा कि भाई राहुल गांधी का भी फैसला गलत है। लेकिन मैं कुछ सवाल आपके सामने छोड़ता हूं, दर्शकों के सामने भी, और वैसे सभी पॉलिटिकल पंडित के सामने, जो कि अभी अब बिहार का चुनाव बीता है ना। बिहार के चुनाव में जब राहुल गांधी अड़े थे कि नहीं, तेजस्वी यादव को हम मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करेंगे, तो ऐसे जितने भी विश्लेषक थे सब लोग राहुल गांधी की आलोचना कर रहे थे कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव की नाम की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी के रूप में घोषणा नहीं करके गलत कर रहे हैं। परिणाम गवाह है। क्यों हुआ ऐसा परिणाम? मैंने पहले भी मित्रों बताया था आपको, इसके पीछे कारण है। पहले मैं 1 मिनट ले लूं, अब अपनी बात को केवल दोहरा दूं आपको। मैंने कहा था उन दिनों भी कि जब जब मुकाबला बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच होगा, नीतीश कुमार भारी पड़ेंगे। 2 बात मैं केवल दोहराऊंगा। एक, मैंने कहा था कि जब जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच आमने सामने का मुकाबला होगा, तब तब
नीतीश भारी पड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी का समर्थन चुनाव से पहले नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, उसका कारण भी मैंने बताया था कि सब बिहार की राजनीति में वर्तमान परिस्थिति में समाज के 3 वर्ग के खिलाफ राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है मतों का। एक वर्ग है सवर्ण बिहार का, दूसरा है मुसलमान, तीसरा है यादव जाति। वही हुआ परिणाम यही हुआ। हम छोड़ देते हैं कि उसमें चुनाव आयोग ने कौन सा खेल किया, बीजेपी ने कौन सा खेल किया, नीतीश कुमार ने कौन सा खेल किया, लेकिन जो मार्जिन है हर खेल के बावजूद इस बात की पुष्टि करता है कि तेजस्वी यादव की चुनाव में हार हुई। नीतीश कुमार भारी पड़े, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। अदरवाइज ठीक है कि चुनाव आयोग का बेजा इस्तेमाल किया है नीतीश कुमार ने, आई अग्री। नीतीश कुमार ने वोट खरीदा है, एनडीए ने वोट खरीदा है बिहार में, आई एग्री। चुनाव आयोग के सिस्टम में जीविका दीदियों को डालकर उसका नाजायज लाभ उठाया है एनडीए ने, आई एग्री। उसके बावजूद जो मार्जिन है मतों का, जो डिफरेंस है, इस बात की पुष्टि करता है कि तेजस्वी यादव पर नीतीश कुमार भारी पड़ते हैं। इस बात की पुष्टि करता है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ भी पोलराइजेशन होता है। अग्री करते हैं या नहीं करते हैं? अब चलते हैं, ऐसी दशा कांग्रेस की क्यों हुई कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को मजबूर होना पड़ा तेजस्वी यादव को नेता घोषित करने के लिए और अशोक गहलोत को भेजकर। इसके बावजूद तेजस्वी यादव को नेता स्वीकार करना पड़ा जब तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी से बातचीत करना बंद कर दिया था। उसके बावजूद क्यों मजबूर हो गई कांग्रेस इतनी? चलिए चलते हैं थोड़ा इतिहास में, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, धैर्य बना के रखिएगा। मैं एक एक पॉइंट आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कितना समझा पाऊंगा मुझे नहीं पता, यह सर्टिफिकेट आप देंगे। वर्ष 1989 वो टर्निंग पॉइंट जब कांग्रेस का पतन होना शुरू होता है, कांग्रेस कमजोर होनी शुरू होती है। सहमत है ना? 1989 था। 84 से 89 तक कांग्रेस का परिणाम ऐतिहासिक था। संसद में इंदिरा गांधी की शहादत के बाद जो चुनाव हुआ था, 400 प्लस सीटें जीतकर कांग्रेस आई थी। अब तक इतनी सीटें किसी को नहीं मिला। राजीव गांधी के खिलाफ 1989 में बोफोर्स का आंदोलन शुरू हुआ, बोफोर्स घोटाले का आरोप लगा और आंदोलन शुरू हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह चेहरा बने विपक्ष के, लेकिन सीटें कितनी आई थी? उस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी 191 लोकसभा सदस्यों के साथ। तत्कालीन राष्ट्रपति ने राजीव गांधी को आमंत्रित किया सरकार बनाने के लिए। राजीव गांधी ने कहा कि नहीं, हमारे पास बहुमत नहीं है, हम सरकार नहीं बनाएंगे। फिर दूसरे नंबर की पार्टी विश्वनाथ प्रताप के नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह को राष्ट्रपति ने आमंत्रित किया सरकार बनाने के लिए और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, मैं जोर दे रहा हूं सुनिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बीजेपी, एक तरफ बीजेपी के 88 लोकसभा सांसद और दूसरी तरफ वामपंथी दलों के, मतलब रामो, दामो और बामो, नहीं रामो कहा जाता था जनता दल के लोगों को, ठीक है, राष्ट्रीय मोर्चा बनाया था उन लोगों ने, राष्ट्रीय मोर्चा, और बामो हो गया वाम मोर्चा। दामो बोल देते हैं दक्षिण पंथी मोर्चा बीजेपी को। तो ये रामो बामो दामो की सरकार बनी। मतलब बामो और दामो जो है बाहर से समर्थन था और रामो की सरकार बनी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी। सरकार गिर गई, सरकार गिर गई विश्वनाथ प्रताप सिंह की। बीजेपी के आडवाणी के रथ यात्रा को रोका गया विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से। बीजेपी ने समर्थन वापस लिया। उसके बाद जनता दल में टूट हुई, मतलब रामो में टूट हुआ। रामो का एक धारा चंद्रशेखर के साथ गया, जिसको बाहर से समर्थन दे दिया कांग्रेस पार्टी ने। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, 4 महीने रहे। उसके बाद फिर समर्थन वापस लेने के बाद चुनाव हुआ 1991 का। उसी दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई। लेकिन चुनाव का परिणाम क्या था मित्रों? 1991-89 में 191 सीट जीती थी कांग्रेस, और जब 2 वर्ष के बाद जब चुनाव होता है 234 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी आई। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनने के बाद नरसिम्हा राव ने बहुमत जुटाकर सरकार चलाया। अल्पमत की सरकार चली, 5 साल चली।
कांग्रेस पार्टी ने चलाया। उसके बाद असली खेल शुरू होता है कांग्रेस का। तो 91 से 96 तक कांग्रेस ने केंद्र में भी सरकार चलाया, कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, बिहार उत्तर प्रदेश हाथ से निकल चुका था। उसी समय क्या हुआ, नरसिंह राव की सरकार जाने के बाद 96 में फिर लोकसभा चुनाव होता है। 13 दिन की सरकार बनती है वाजपेयी की। उसके बाद सरकार वाजपेयी बहुमत साबित नहीं कर पाते, प्रधानमंत्री बनते हैं एसडी देवगौड़ा, फिर बाद में आई के गुजराल। यही वो दौर था जब कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्रीय दलों के समक्ष समर्पण करना शुरू किया। बिहार में लालू यादव जेल जाने लगे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, जनता दल में टूट हुई। शरद यादव, रामविलास पासवान सब के सब अलग हो गए। अलग हो गए तो लालू यादव की पार्टी अल्पमत में आ गई बिहार में। अल्पमत में आई राबड़ी देवी की सरकार, तो उस सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी आगे आ गई। यहीं से कांग्रेस बिहार में खत्म होना शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में भी वही हाल हुआ। जब मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गई तो उन दिनों कांग्रेस पार्टी ने मुलायम सिंह यादव की सरकार को बचा लिया। कब? जब 91 में 92 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद चुनाव हुआ। चुनाव के बाद अलायंस हुआ सपा और बसपा में। ये बिहार की कहानी मैंने बताई। अब उत्तर प्रदेश की कहानी जानिए। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, कांग्रेस कैसे खत्म हुई है ये मैं बता रहा हूं, और कांग्रेस कैसे बचेगी उसका उसी से फॉर्मूला निकल कर आता है। तो आप समझ पाएंगे कि राहुल गांधी का फैसला महाराष्ट्र का कितना ऐतिहासिक फैसला है। यह फैसला राहुल गांधी को बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ही कर लेना चाहिए था। अब आइए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में हुआ यह कि कल्याण सिंह की जो सरकार थी, उस सरकार को नरसिम्हा राव की सरकार ने, बिहार से पहले खेला उत्तर प्रदेश में हो चुका था, नरसिम्हा राव की सरकार ने बर्खास्त किया बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद 6 दिसंबर 1992 को। उसके बाद 93 में वहां चुनाव होता है। मुलायम सिंह और कांसीराम का तालमेल होता है, बसपा और सपा का। तालमेल के बाद नारा लगता है, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। बीजेपी की पराजय हो जाती है। मुलायम सिंह यादव और मायावती की संयुक्त सरकार बनती है। लेकिन वहां हो जाता है क्या, गेस्ट हाउस कांड हो जाता है। मतलब मुलायम सिंह यादव बसपा के विधायकों को तोड़कर केवल अपनी सरकार बनाने के चक्कर में, और कैसी घटनाएं घटती है वहां स्टेट गेस्ट हाउस में, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। फिर मुलायम सिंह यादव की सरकार अल्पमत में आ जाती है, वहां भी जैसे बिहार में 97 में, लेकिन उत्तर प्रदेश में 93 में ही, 93 में ही मुलायम सिंह यादव आ जाते हैं अल्पमत में। अल्पमत में आने के बाद होता क्या है, उस सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस आगे आ जाती है, बचा लेती है। अब आप कल्पना कीजिए कि बिहार उत्तर प्रदेश, मैंने 2 राज्य का उदाहरण दिया, पश्चिम बंगाल का उदाहरण भी वैसा ही है। ममता बनर्जी को जीवित रखने में बीजेपी की भी भूमिका है, लेकिन कांग्रेस की भी कम भूमिका नहीं रही। खैर, बिहार उत्तर प्रदेश से ही समझते हैं, क्योंकि बिहार उत्तर प्रदेश का मतलब है 80, उन दिनों 85 हुआ करता था, उन दिनों 85 हुआ करता था, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक था, और बिहार में 54 लोकसभा सीट हुआ करती थी। तो आप जोड़ लीजिए, 85, 85 और 54, 149 सीटें, 149 सीट। सोच रहे हैं 149, 150 सीट लगभग बिहार। और आएंगे, फिर महाराष्ट्र भी आते हैं, बताता हूं महाराष्ट्र की भी कहानी। आपको आश्चर्य लगेगा कांग्रेस ने कैसे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, कैसे धीरे धीरे कमजोर होती गई है, खुद गलतियां कर करके। अब अगर मान लीजिए मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गई होती, मुलायम सिंह कमजोर हो गए रहते, सपा, बसपा, भाजपा तीनों लड़ रही होती, उन दिनों कांग्रेस तो इतनी कमजोर नहीं थी जितनी कमजोर आज है। किसको फायदा मिलता? उन दिनों जो ध्रुवीकरण होता था, गैर कांग्रेसवाद का नारा लगता था। मतलब जैसे आज बीजेपी के खिलाफ सब पार्टी मिलकर गठबंधन करती है ना, वैसे ही
90 के दशक तक कांग्रेस के खिलाफ गैर कांग्रेसवाद की राजनीति होती थी, और जो लोग गैर कांग्रेसवाद का नारा लगाकर सत्ता में आए थे उन्हीं को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी आगे आई थी। मतलब अपने दुश्मनों को बचाने के लिए, जिंदा रखने के लिए कांग्रेस पार्टी आगे आई थी। बिहार में कांग्रेस का वोट कहां गया? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास कौन सा वोट बैंक था? किसके पास गया वो वोट बैंक? कहा जाता है ना कि सवर्ण, दलित और मुसलमान ये कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे। कहां गया? सवर्ण तो मान लीजिए बीजेपी में गया, बिहार उत्तर प्रदेश का। दलित और मुसलमान कहां गए? किसके पास गए? बीजेपी के पास गए क्या? नहीं गए। उसके बाद क्या हुआ? बीजेपी ने जब तालमेल किया अपने सहयोगियों से, तो बीजेपी हर वक्त प्रायः बड़ी पार्टी बनने का प्रयास करती रही, अपने सहयोगियों का लाभ उठाती रही। लेकिन कांग्रेस क्या हुई? यूज हो गई। बीजेपी अपने गठबंधन सहयोगियों का यूज करने के लिए जानी जाती है, सीढ़ी बनाती है, वहीं कांग्रेस सीढ़ी बन जाती है अपने सहयोगियों के लिए। परिणाम क्या हुआ? बिहार उत्तर प्रदेश समाप्त। अब आइए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में शिवसेना की स्थापना किसके खिलाफ हुई थी? कांग्रेस के बर्बाद करने के लिए। छोड़िए शिवसेना की बात, वो तो हिंदूवादी पार्टी थी शुरू से ही। पहले गुजरातियों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया बाल ठाकरे ने, फिर तमिलों के खिलाफ शुरू किया, लुंगी पुंगी बजाओ लुंगी भगाओ, फिर गुजरातियों के खिलाफ, फिर गैर मराठियों के खिलाफ। तो बाला साहब ठाकरे की राजनीति, शिवसेना की राजनीति तो अलग प्रकार की थी। कांग्रेस तो कहा जाता है ना कि मध्य मार्गी राजनीतिक दल, जो मध्यम मार्ग लेकर चलती थी, सबकी पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस। उसके बाद समाज, आज बात जिसकी लोग पैरवी कर रहे हैं कि एनसीपी से क्यों नहीं गठबंधन। एनसीपी का जन्म किस लिए हुआ था भाई बताओ? एनसीपी का जन्म क्यों हुआ था बताइए? शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई थी। क्यों बताइए? सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। सच है या गलत है? शरद पवार, पीए संगमा और बिहार के ताली कन्वर, ये तीन बड़े चेहरे थे। ये तीन बड़े चेहरे थे जिन तीनों ने मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई थी। क्यों? इसलिए कि सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर ये खुलकर आए थे। किसकी मदद कर रहे थे? कांग्रेस जो आज 1/3 स्पेस में काबिज है महाराष्ट्र की राजनीति में। क्यों? जो पूरा स्टेट, राज्यव्यापी राजनीतिक दल आज 1/3 क्यों हो गई? इसलिए हो गई कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस ने फिर 5 साल के अंदर ही ऑक्सीजन देना शुरू किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तो वेंटिलेटर पर चली गई थी। सीधी लड़ाई हो गई थी कांग्रेस और बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन के बीच। अधिक से अधिक यही होता ना कि एक चुनाव हार जाती कांग्रेस, लेकिन एक चुनाव हार जाने से एनसीपी तो खत्म हो जाती ना। आज जो परजीवी बनी हुई है कांग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल पर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर, महाराष्ट्र में एनसीपी पर, वो जो परजीवी बनी हुई है वो परजीवी तो नहीं रहती। और बिना सहारे के क्या मुलायम सिंह यादव की पार्टी बची रह जाती? इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण है बताइए? इतिहास में बता दीजिए आप, कोई एक ऐसी पार्टी बची हो जिसको सहारा न मिला हो किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं देश के अंदर, प्रायः विशेषकर उत्तर और पश्चिम भारत का, अगर राष्ट्रीय दलों का इवन दक्षिण भारत में भी ले लीजिए आप, दक्षिण भारत में भी मैं बता रहा हूं इंक्लूडिंग तमिलनाडु, अगर क्षेत्रीय दलों को जिस क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का समर्थन मिलता है वो ज्यादा मजबूत है या नहीं है, सत्ता में अधिक दिनों तक रहती है या नहीं रही है। तमिलनाडु में अगर एआईडीएमके की तुलना में डीएमके अगर अधिक समय तक सत्ता में रही है तो क्या उसका यह कारण नहीं है कि डीएमके को कांग्रेस का समर्थन मिलता है? बीजेपी का समर्थन एआईडीएमके को मिलता है, लेकिन बीजेपी वहां कांग्रेस की तुलना में कमजोर है तमिलनाडु में, इसीलिए एआईडीएमके डीएमके की तुलना में उसका गठबंधन कमजोर है। सच है या नहीं है? अगर ये सच है तो कांग्रेस
क्यों अपना दूध पिलाकर ऐसी पार्टियों को जीवित रखना चाहती है जो उसे ही डसते हैं। आज बिहार में कांग्रेस को किसने डसा? किसने डसा? उसी ने ना जिसे कांग्रेस ने बचाया 97 में, जिसे कांग्रेस ने दूध पिलाया। यदि आरजेडी खत्म हो गई होती, अगर कमजोर हो गई होती, आज भी आरजेडी जितना जैसे जैसे कमजोर हो रही है वैसे वैसे आरजेडी का वोटर कहां जा रहा है? अब तो अलग कहानी भी शुरू हो गई है। अगर कांग्रेस अगर समय सही फैसला नहीं करेगी तो आरजेडी को छोड़कर वोटर कहां जा रहा है? ध्यान दीजिए, एआईएमआईएम की तरफ भी जा रहा है या नहीं जा रहा है बिहार में? उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको। अगर उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के पास खोने को है क्या यार बताओ? कांग्रेस डज नॉट हैव एनीथिंग टू लूज। डू यू अग्री और नॉट? सहमत है या नहीं है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास खोने के लिए क्या है बताइए? पाने के लिए बहुत कुछ है। एक चुनाव हारेगी, एक चुनाव के बाद क्षेत्रीय दल इतने कमजोर हो जाएंगे कि उनके बदले लोग कांग्रेस को पहला विकल्प विपक्ष का मानेंगे। आप एक बताइए उदाहरण, अरविंद केजरीवाल की दिल्ली चुनाव में हारने के बाद अरविंद केजरीवाल कमजोर हुए हैं या नहीं हुए हैं? आम आदमी पार्टी दिल्ली में कमजोर हुई या नहीं हुई? ये राजनीतिक दल, क्षेत्रीय राजनीतिक दल केवल सत्ता के सहारे ही जीवित रह सकते हैं। सच्चाई है, या तो सत्ता के सहारे या फिर किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कंधों की सब पर सवारी करेंगे तभी जीवित रह सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि महाराष्ट्र में अकेले लड़ने का फैसला एक कैलकुलेटेड, मुझे लगता है, डिसीजन है और इसको मजबूती से कांग्रेस को लड़ना चाहिए। और कभी भी इतना याद रख लीजिए, कभी भी कोई भी क्षेत्रीय दल कांग्रेस के हित में काम नहीं करने वाली है। मैंने पहले भी पूछा है सवाल, अब बताइए, केवल बीजेपी को रोकने के लिए ना गठबंधन करती है? कांग्रेस का तर्क क्या होता है? या कांग्रेस को सलाह देने वाले जितने भी देश के पॉलिटिकल पंडित हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, बड़े बड़े विचारक, अपने आप को दावा करने वाले लोग हैं, कांग्रेस को कहते हैं कि भाई आप इन लोगों से तालमेल रखिए। क्यों? इसलिए कि बीजेपी को हराया जा सके। क्या आज तक कांग्रेस इन लोगों की सहायता से बीजेपी को रोक पाई है? बताइए आप, कहां रोक पाई? क्या महाराष्ट्र में रोक पाई? क्या बिहार में रोक पाई है? क्या उत्तर प्रदेश में रोक पाई है? नहीं। हर जगह बीजेपी को रोकते रोकते कांग्रेस खुद स्वाहा हो गई। सच है, ये गलत है। कांग्रेस को पहले अपना वोट वापस चाहिए, तब कांग्रेस दूसरे का वोट खींच सकती है वापस। सच है या गलत है? सोच के बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसीलिए मैंने कहा कि यह दूसरा फैसला है जो साहसिक फैसला है। कांग्रेस को अभी 4 साल समय है, अभी लोकसभा चुनाव में लगभग 3.5 साल, 12 या 36, 8, 44 महीना लगभग समय है। अगर कांग्रेस अपने बलबूते हर चुनाव लड़े देश के अंदर, आप कंफर्म रहिए आधी पॉलिटिकल पार्टी इतनी कमजोर हो जाएगी जो कांग्रेस की शर्त पर कांग्रेस से समझौता करेगी। आज कांग्रेस को झुकना पड़ता है ना सबके सामने, कांग्रेस की शर्तों पर ये सभी लोग कांग्रेस से तालमेल करेंगे। आज बीजेपी की क्या स्थिति है गठबंधन की राजनीति में? अधिकतर जगह बीजेपी की शर्तों पे ही समझौता होता है कि नहीं होता है? आज से 10 साल पहले आप उम्मीद कर सकते थे क्या कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे छत्रप बीजेपी के सामने 6 सीटों पे मान जाते? क्या कभी आपने सोचा था कि जीतन राम मांझी जैसे छत्रप मात्र 6 सीटों पे मान जाते? कभी आपने सोचा था कि नीतीश कुमार जैसे अहंकारी राजनेता बीजेपी को गृह मंत्रालय भी दे देंगे वापस नहीं कर रहा हूं, पहली बार बीजेपी को हैंड ओवर कर देंगे होम मिनिस्ट्री बिहार में?
कभी सपने में सोचा था कि नीतीश कुमार की पार्टी 101 सीट पर बीजेपी के साथ तालमेल करके लड़ेगी चुनाव? नहीं सोचा होगा। यह बीजेपी ने मजबूर किया है, बीजेपी की जीत है। कांग्रेस को ऐसे ही जीतना होगा, अदरवाइज कांग्रेस was a लूजर, कांग्रेस इज ए लूजर, कांग्रेस विल बी लूजर। अब इसमें राहुल गांधी का साथ कितने कांग्रेस के लोगों का मिलता है राहुल गांधी को पता नहीं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।